जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश 2026 का हम लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का मॉडल पेपर 14 नंबर देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 13 मॉडल पेपर देख चुके हैं। इससे बाहर कुछ नहीं, एग्ज़ाम में यहीं से आएगा, ऐसी सीरीज़ लेकर के चल रहा हूँ। आप लोग अंत तक क्लास में ज़रूर जुड़ें और अगर चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए आपका बेहतरीन आगाज़ होना चाहिए। हो चुका आगाज़ रणका युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। और सेक्शन ए कह रहा है बच्चों, रीडिंग है। रीडिंग स्किल आपका देखिएगा कि कितना है, कैसा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न? कह रहे हैं, ए मैन हु पोजेज ए स्ट्रांग विल, एक व्यक्ति जो मजबूत इच्छा रखता है, एंड फर्म डिटर्मिनेशन, और दृढ़ शक्ति रखता है, फाइंड्स ऑल डिफ़िकल्टीज सॉल्व, वो सभी समस्याओं का समाधान पाता है, टू हिम, उसके लिए, देयर आर ए नंबर ऑफ वेज ओपन, मतलब काफ़ी तरीके खुले रहते हैं, तो स्टीयर क्लियर द ऑल डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज़, सभी मुश्किलों और ख़तरों से बचने के लिए उसके लिए बहुत सारे तरीके खुले होते हैं। सच ए मैन गोज़ ऑन वर्किंग हार्ड, ऐसा व्यक्ति कठिन परिश्रम करता रहता है, एंड इवन इफ़ ही फेल्स, और यदि वह असफल भी हो जाता है, ही इज़ नेवर डाउनकास्ट, तो कभी भी हतोत्साहित नहीं होता है। फेलियर्स मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड, असफलता उसे और अधिक दृढ़ बनाती है, एंड ही परसिस्ट इन हिज टास्क टिल ही अटेन्स द डिज़ायर्ड सक्सेस, और वह तब तक अपने उस लक्ष्य के पीछे लगा रहता है जब तक कि वह पूरी तरीके से मतलब सफलता को नहीं पाता है। देयरफॉर, इसलिए, द मैन हु वर्क्स हार्ड विद ए स्ट्रांग रिजोल्यूशन, इसलिए वह व्यक्ति जो एक कठिन या कह सकते हैं एक मजबूत दृढ़ इच्छा के साथ, दृढ़ शक्ति के साथ, एंड एन अनशेकन विल, और एक ना हिलने वाली शक्ति के साथ कार्य करता है, अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करता है, एंड मेक्स हिज फॉर्च्यून, और अपने भाग्य का निर्धारण करता है। इट इज़ ए फॉली टू सपोज, ऐसा एक माना जाता है, दैट वेल्थ, फेम और पावर आर अचीव्ड बाय लक, कि धन, प्रसिद्धि और शक्ति सौभाग्य से मिलता है, और डेस्टिनी या भाग्य से मिलता है। ए मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज आउन फॉर्च्यून, एक व्यक्ति अपना खुद का भविष्य निर्माता हो सकता है, भाग्य निर्माता हो सकता है, बाई सीर डिंट ऑफ प्रिजर्वेंसेज, मतलब क्या कह रहे, परसर्वेंसेज, मतलब अपने दृढ़ शक्ति के साथ, दृढ़ सेवा के साथ, इंडस्ट्री मतलब उद्योग के साथ, एंड स्ट्रांग विल, और मजबूत शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति के साथ। द मैन हु इज़ लेजी, वह व्यक्ति जो आलसी है, स्लगिश एंड रिफ्रेंस फ्रॉम, सुस्त है और थोड़ा सा हमेशा आलस्य करने वाले रूप में है, डूइंग हिज ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों को करने में, इनवाइट्स ट्रबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में परेशानियां और पीड़ाओं को आमंत्रित करता है। अब इसमें क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जा रहा है बच्चों, व्हाट इज़ नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या है, ए स्ट्रांग विल, मतलब एक मजबूत इच्छा शक्ति, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ शक्ति, एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम, आर नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है, हाउ डू फेलियर्स हेल्प अचीव द डिज़ायर्ड सक्सेस, मतलब इच्छित सफलता को पाने में असफलता कैसे मदद करती है। तो फेलियर्स मेक ए पर्सन मोर डिटरमाइंड, तो असफलता एक व्यक्ति को अधिक दृढ़ बनाती है,
एंड परसिस्टेंट इन दियर टास्क, और अपने उस लक्ष्यों में एक अच्छा अनुसरणकर्ता बनाती है। अल्टीमेटली लीडिंग टू सक्सेस, उसे कहाँ सफलता की ओर आगे बढ़ाते हुए। सी नंबर कह रहा है बच्चों कि हु इज़ द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, अपने खुद के भाग्य का निर्माता कौन होता है। तो ए मैन हु वर्क्स हार्ड, एक व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करता है, विद ए स्ट्रांग रिजोल्यूशन, एक मजबूत समाधान के साथ, संकल्प के साथ, एंड अनशेकन विल, और अडिग इच्छा शक्ति के साथ, इज़ द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, वो अपने खुद के भाग्य का निर्माता होता है। डी नंबर इसमें पूछ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ पीपुल इनवाइट मिजरीज इन देयर लाइफ, किस प्रकार के लोग अपने जीवन में संकटों को आमंत्रित करते हैं। तो भैया पीपुल हु आर लेजी, वह लोग जो आलसी हैं, स्लगिश सुस्त हैं, एंड रिफ्रेन फ्रॉम, और ढीले ढाले व्यवहार वाले हैं, डूइंग देयर ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों को करने में, इनवाइट मिजरीज इन देयर लाइफ, अपने जीवन में संकटों को आमंत्रित करते हैं। ई नंबर में आपसे कह रहा है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन ऑफ द पैसेज, पैसेज के अंडरलाइन भाग का, अंश का व्याख्या कीजिए। तो पैसेज में जो अंडरलाइन है बच्चों को क्या है, स्टीयर क्लियर ऑफ ऑल डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज़, यही है कि मतलब अपने सभी प्रकार के खतरों और मुश्किलों को दूर करता है या उससे बचता है। तो मीन्स मतलब का अर्थ है टू एवॉइड और गेट अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कि सभी प्रकार की समस्याओं से दूर हो जाना या बच जाना। रिस्क मतलब खतरे, एंड ऑब्स्टेकल्स या बाधाओं से दूर होना, दैट माइट कम इन द वे, जो रास्ते में या मार्ग में आ सकते हैं। दूसरा इसमें कह रहा है कि राइट द अपोजिट फॉर सक्सेस, सफलता का विलोम लिखिए, सक्सेस का विलोम लिखिए। तो क्या है बच्चों, फेलियर है, फेलियर मतलब असफलता होता है। और ई नंबर में कह रहा है कि राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन शब्द जो कि नाउन फॉर्म है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म लिखिए। तो एडजेक्टिव फॉर्म होता है रिजोल्यूट। क्या होता है बच्चों, रिजोल्यूट होता है। अब हम लोग देखते हैं बी, सेक्शन बी यहाँ से शुरू होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए में हो चुका है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सेक्शन बी में दूसरा क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो नीचे दिए गए किसी भी टॉपिक में से आप 100 से 150 शब्दों में एक निबंध लिखिए। टॉपिक क्या है बच्चों, डिमेरिट्स ऑफ डाउरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा के दोष। और क्या है, सर्विस इन द लव ऑफ साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानवता की सेवा में विज्ञान। और अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, भारत में बेरोजगारी की समस्या और इसका समाधान। तो इससे संबंधित आप लोगों को इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर एस्से लिखना है। अब कौन से टॉपिक पर लिखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। देखिए साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड में है, मतलब मानवता की सेवा में विज्ञान। तो इसमें क्या क्या है बच्चों, इसमें कह रहा है, हाँ इसमें कह रहा है कि साइंस हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन लाइफ इन न्यूमरस वेज, विज्ञान ने मानव जीवन को अनगिनत तरीकों से परिवर्तित कर दिया है। ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स, विभिन्न क्षेत्रों में, वेरियस मतलब विभिन्न, इम्प्रूवमेंट्स मतलब सुधार, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, यानी विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लाते हुए मानव जीवन में विज्ञान ने अनगिनत परिवर्तन कर दिया है। इन द मेडिकल सेक्टर, मतलब और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, एडवांसमेंट्स इन साइंस, विज्ञान में जो उपलब्धि है, हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग वैक्सीन्स, यानी जीवन बचाने वाली वैक्सीनों का निर्माण करने में, एंटीबायोटिक्स मतलब एंटीबायोटिक बनाने में, एंड सोफिस्टिकेटेड सर्जिकल टेक्निक्स, और दुर्लभ और शल्य चिकित्सा की तकनीकियों के ने क्या किया है, परिवर्तित, विकास ने जीवन बचाने के तरीकों को बदल दिया है। देयर बाई इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
जिसने इस प्रकार से क्या किया है, जीवन की प्रत्याशा को बढ़ा दिया है एंड इरेडिकेटिंग डिसीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो, और पोलियो और स्मॉल पॉक्स जैसे बीमारियों को समाप्त कर दिया है। द इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन्स हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एयरप्लेन के आविष्कार ने ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के संसाधनों में क्रांति ला दी है। कनेक्टिंग द वर्ल्ड लाइक नेवर बिफोर, पूरे विश्व को इस प्रकार से जोड़ दिया जैसा कि पहले कभी नहीं जोड़ा था। द इंटरनेट हैज़ फर्दर ब्रिज्ड गैप्स, इसके बाद जो इंटरनेट है उसने इस गैप को और अधिक भर दिया है, इस खाली स्थान को और अधिक भर दिया है। इनेबलिंग इंस्टेंट कम्युनिकेशन, मतलब त्वरित संचार को व्यवस्थित करते हुए एंड एक्सेस टू वास्ट इंफॉर्मेशन, और अत्यधिक या विशाल सूचनाओं की प्राप्ति के कारण इसने और अधिक परिवर्तित कर दिया है। साइंस हैज़ आल्सो बूस्टेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, विज्ञान ने कृषि उत्पाद को भी बढ़ावा दिया है थ्रू मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, मतलब आधुनिक फार्मिंग यानी खेती की तकनीकियों के माध्यम से, एंड मशीनरी और यांत्रिकी से। इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी फॉर द ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन, बढ़ती हुई वैश्विक जनसंख्या में उन्हें क्या करते हुए, भोजन की उपलब्धता को प्रदान करते हुए। फर्दर मोर, इससे भी अधिक, साइंटिफिक रिसर्च हैज़ लेड टू ब्रेक थ्रोज इन रिन्यूएबल एनर्जी, वैज्ञानिक अनुसंधान ने कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की खोज से और अधिक ऊर्जा को उपलब्धता दी है, सच एज सोलर एंड विंड पावर, जैसे कि सूर्य शक्ति यानी सौर ऊर्जा और पवन शक्ति। रिड्यूसिंग आवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, हमारे जो जीवाश्म ईंधन पर, हमारी फॉसिल मतलब जीवाश्म होता है, फ्यूल्स मतलब ईंधन, हमारे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर दिया है। एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन को भी कम किया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज़ एक्सपेंडेड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, मतलब जलवायु स्पेस मतलब है अंतरिक्ष विस्तार ने, अंतरिक्ष की खोजों ने हमारे ब्रह्मांड की समझ को और भी अधिक बढ़ाया है। इंस्पायरिंग न्यू डिस्कवरीज एंड पॉसिबिलिटीज़, मतलब नए नए खोज और नए नए संभावनाओं को प्रेरित करते हुए। हाउएवर, जैसा कि क्या कहा, हाउएवर जैसा कि द मिसयूज ऑफ साइंस इन क्रिएटिंग वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज़ अलार्मिंग एंड अंडरस्कोर्स, जैसा कि जो एक विज्ञान की दुरुपयोग से औषधियों का औजारों का जो खोज किया गया है, उससे बहुत सारी बर्बादीपूर्ण और चेतावनीपूर्ण खोज, या कह सकते हैं चेतावनियाँ, इसके लिए एक हानिकारक पक्ष हैं। द नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेशन, जिसे एक जिम्मेदारी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। ओवरऑल, अंततः साइंस मतलब विज्ञान, व्हेन हार्नेस्ड रिस्पॉन्सिबली, जब इसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग किया जाए, ग्रेटली इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये मानव जीवन में बहुत बड़ा सुधार करती है। ऑफरिंग सॉल्यूशन टू प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, जिसमें हमें एक समाधान, मतलब जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसके प्रति समाधान को भी प्रदान करती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए और बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग, मतलब आप एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार के संपादक को एक पत्र लिखिए। एक्सप्रेसिंग योर अटर डिससेटिस्फेक्शन एंड ग्रीफ अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हैं उसमें जो कह सकते हैं एक
अनफेयर मामले जो हैं, ख़राब मामले हैं, जैसे कि पेपर लीक या और सभी चीज़ें, उसके बारे में अपनी चिंता को बताते हुए आप एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं आंसर में, टू द एडिटर, मतलब संपादक महोदय, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ये उनका पता हो गया। सब्जेक्ट में देखें तो अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मतलब स्पर्धी परीक्षाओं में जो समस्याएं हैं अनफेयर हैं, यानी कि बेकार के मामले हैं, परेशानीपूर्ण मामले हैं, उनके बारे में। सर, श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप डिसअपॉइंटमेंट एंड कंसर्न ओवर द रैम्पेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया। श्रीमान जी, मैं अपने गहरी निराशा और चिंता को भारत में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में होने वाली जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित आपको मैं बता रहा हूं। द रिसेंट स्कैंडल्स हैव शेकन द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जो अभी जल्द की घटनाएं हुई हैं, हाल ही की घटनाओं ने छात्रों का भरोसा हिला दिया है, एंड पेरेंट्स इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, और इस परीक्षा पद्धति में जो माता पिता हैं उनकी समस्या, उनको भी झकझोर के रख दिया है। क्रिएटिंग इम्पर्सनेशन एंड पेपर लीक्स, जिसमें कुछ इम्पर्सनेशन हैं, यानी कि कुछ प्रभावी लोग हैं, और पेपर लीक की समस्या है बिकम कॉमन, बहुत साधारण हो गई है। अंडरमाइनिंग द मेरिट एंड हार्ड वर्क ऑफ जेन्युइन स्टूडेंट्स, जो योग्य छात्र हैं उनके मेरिट और उन कठिन परिश्रमी छात्रों के मेरिट को प्रभावित किया है। द लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट मेजर्स ऑफ प्रिवेंट दीज मल प्रैक्टिस इज़ अपेलिंग, मतलब जो इस प्रकार की समस्याएं हैं इसमें रोक या बाधा लगाने का जो है ये प्रभावहीन है, बेकार है, और इसकी आवश्यकता है। द अथॉरिटीज़ मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, अथॉरिटी को, यानी जो अधिकारी हैं उन्हें कठोर कार्यवाही करना चाहिए अगेंस्ट दोज, उनके विरुद्ध, इन्वॉल्व एंड इंश्योर ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस, जो एक ऐसे पारदर्शी परीक्षा प्रणाली में भरोसा दिलाएं और सम्मिलित हों। इट इज़ हाई टाइम टू रिस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर एग्जामिनेशन सिस्टम, ये हमारे परीक्षा पद्धति को सुधारने का एक उच्च समय है। सिंसियरली, मतलब भवदीय, योर नेम, यानी यहाँ पर XYZ करेंगे। और एक चीज़ और बता दें, ये इतना पूरा इधर आना चाहिए जो कि मैं भूल गया, डेट आप जो भी परीक्षा की तिथि है उसी को डालेंगे। और इसके बाद में अथवा क्या कह रहा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, अपने बहन की शादी में आमंत्रित करते हुए आप अपने मित्र को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, एक पत्र लिखिए। तो बच्चों, भाई के शादी में मैंने आमंत्रित करवाया था, लगभग उसी तरीके से लिखा जाएगा। आप लोग इसको एक बार करवा चुके हैं, देख लेना, किसी मॉडल पेपर में हुआ है, याद नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से शुरू होता है सेक्शन सी। और एक बार सभी लोग क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर तो सभी लोग करते रहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखते हैं क्या है। ए नंबर में कह रहा है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज़ कॉल्ड, जो केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र कहते हैं, या एनार्ची यानी राजतंत्र कहते हैं, या ऑटोक्रेसी अर्थात तानाशाही कहते हैं, या फिर प्लूटोक्रेसी। तो बच्चों, जो अकेले व्यक्ति के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं बी नंबर क्या कह रहा है कि द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? एक वाक्यांश से सेट ऑफ, इसका क्या अर्थ होता है? टू लीव ए प्लेस यानी एक स्थान से चले जाना, या फिर टू हेट ए प्लेस एक स्थान से नफरत करना, या टू स्टार्ट टू गो मतलब जाना शुरू करना, या फिर टू बी फोर्स टू गो अर्थात जाने के लिए मजबूर होना। तो बच्चों, इसका अर्थ होता है प्रस्थान करना, यानी एक स्थान से चले जाना, जाना शुरू करना, यानी कि सी नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी वाला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, द सिनोनिम्स ऑफ बेन इज़, बेन का सिनोनिम क्या है? बून है यानी वरदान, या फिर कर्स अर्थात अभिशाप, या ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद, या फिर रिवार्ड यानी पुरस्कार।
तो बच्चों बेन का मतलब होता है अभिशाप। बेन का मतलब क्या होता है? अभिशाप। और अभिशाप ही कर्स का भी होता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर में कह रहा है ही हैज़ बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 ईयर्स। वह वाराणसी में 3 वर्षों से रह रहा है। अब इसमें कह रहा है व्हिच वर्ड इज़ एन एरर इन द सेंटेंस। इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत है? ईयर्स हो गलत है, या हैज़ में एरर है, या फिर सिंस में, या फिर 3 में। तो बच्चों देखिए ये हैज़ बीन लगा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर सिंस फॉर भी लगेगा, तो यहाँ 3 ईयर्स अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ फॉर सही होगा। सिंस यहाँ पर एरर है, तो आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर ई नंबर क्या कह रहा है? ई नंबर कह रहा है द एंटोनिम ऑफ एबिलिटी इज़। एबिलिटी का विलोम क्या है, विपरीत क्या है? अनएबिलिटी, मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं अनएबिलिटी, मतलब क्या होगा कि जो अकुशलता, या इनेबिलिटी, या फिर डिसेबिलिटी, या फिर इनकैपेबिलिटी। तो इसका क्या होगा बच्चों? एबिलिटी का विलोम इनेबिलिटी होगा। क्या होगा? इनेबिलिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और देखिए क्या कह रहा है 5 का। ये कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी भी एक को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दीजिए। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, ऑल मेन आर मॉर्टल। सभी पुरुष क्या हैं? सभी पुरुष नश्वर हैं। अब इसमें बच्चों ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये क्या है? ये आपका सार्वभौमिक सत्य है, तो इसलिए हो जाएगा द टीचर सेड दैट ऑल मेन आर मॉर्टल। अध्यापक ने कहा कि सभी छात्र नश्वर हैं। अब इसके बाद में चलते हैं दूसरा कह रहा है सीता से। सीता कहती है आई शैल डू इट, मैं इसे करूँगी। तो देखिए रीता सेज दैट सी विल डू इट। रीता कहती है कि वह इसे करेगी। इसके बाद में बी नंबर पर क्या कह रहा है? तो बी नंबर कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। नीचे दिए गए किसी भी एक वाक्य को आप निर्देश के अनुसार जोड़िए। कह रहा है यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। आर यू विल नॉट सक्सीड, या फिर तुम सफल नहीं होगे। इसको सिंपल में बदलना है। तो कह रहे हैं यू मस्ट वर्क हार्ड टू अवॉइड फेलियर। आपको असफलता से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए। दूसरा इसमें कह रहा है ही सर्टेन ऑफ। दूसरा इसमें कह रहा है कि ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। वह अपने मित्र की मदद करने के लिए कुशल है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे बदलना है। तो ही सर्टेन दैट ही विल एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। उसे विश्वास है कि वह अपने मित्र की मदद कर सकेगा। सी नंबर कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। नीचे दिए गए किसी भी एक वाक्य को आप निर्देश के अनुसार बदल दीजिए। कह रहे हैं सी इज़ राइटिंग ए लेटर टू हर फ्रेंड, हर फादर। वह अपने पिताजी को एक पत्र लिख रही है। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई हर टू हर फादर। उसके द्वारा उसके पिता को एक पत्र लिखा जा रहा है। अथवा दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पर कह रहे हैं श्याम इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। श्याम क्लास में अन्य किसी भी लड़के से अधिक लंबा है। इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो क्या कर देंगे कि श्याम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए सुपरलेटिव में एनी अदर हट जाता है, इस और दैन भी हटेगा, तो टॉलर का टॉलेस्ट हो जाएगा, बाकी पूरा लिख दिया जाएगा। डी नंबर कह रहा है बच्चों, डी वाला कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए किसी भी एक वाक्य को आप क्या कीजिए? सही कीजिए। माई फ्रेंड रामू इज़ जूनियर देन मी। मेरा मित्र रामू मुझसे छोटा है। तो यहाँ देखिए जब जूनियर यानी IOR हो तो वहाँ देन के जगह पर टू हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड रामू इज़ जूनियर टू मी। अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा नंबर कह रहा है डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। मतलब डियर्स अर्थात हिरण जंगल में चर रहे हैं। अब कह रहे हैं डियर आर। तो बच्चों जैसे फिश है, क्या क्या है? फिश है, सीप है और डियर है। ये तीन एक वचन और बहुवचन एक समान होते हैं। तो डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट सही हो जाएगा। ई नंबर कह रहा है कि यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। आप नीचे दिए गए किसी भी शब्द जोड़े को अपने खुद के वाक्य में जोड़िए। टू मेक द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। उनके अर्थों में स्पष्ट भिन्नता बनाते हुए। अब देखो यहाँ पर क्या कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट लिखा है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। पहले कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है कि
हाँ, पहले कॉम्प्लीमेंट का जो अर्थ होता है बच्चों, उसका होता है पूरक। यानी कह दिए कि द न्यू कर्टेन्स आर ए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द रूम्स डेकोरेशन। कमरे की सजावट के लिए जो नए पर्दे हैं बहुत अच्छे पूरक हैं। और सी पेड हिम ए कॉम्प्लीमेंट ऑन हिज एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। उसने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, शानदार प्रदर्शन के लिए उसे एक इनाम दिया। यानी इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब रिवार्ड होता है। दूसरे में दूसरा जोड़ा कह रहा है बी बर्थ और बर्थ। तो यहाँ क्या कह रहा है, सी गेव बर्थ टू ए हेल्थी बेबी बॉय। उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अब द शिप शिप कहाँ से आ गया, हाँ, फिर द शिप पुल्ड इनटू इट्स बर्थ एट द डक। शिप में इस जहाज़ को, इसके जो सीट थी, इसको इसके डक पर लेकर के आया गया, अर्थात इसके केंद्र पर लाया गया। तो एक सीट, एक BIRTH बर्थ का मतलब होता है जन्म, और BERTH बर्थ का मतलब होता है सीट। अब यहाँ पर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए बच्चों। 6 नंबर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। चलिए देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है, तो क्या कहा गया, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। भैया मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता है। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। अधिकाधिक लोगों के लिए ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव रीड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। अधिकांश लोगों ने उनकी कहानियों और उपन्यासों को पढ़ा है। इसके बाद में क्या है, उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं। हिज स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स रिफ्लेक्ट, मतलब झलक देते हैं, द लाइफ ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़, मतलब गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों का। लिविंग इन विलेजेस, गाँव में रहने वाले लोगों का। फिर क्या कह रहे हैं, उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयां, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। तो भैया क्या करेंगे, ही, हाँ ये एक मिनट, ही हैज़ रिटन ओपनली अबाउट विलेजेस कस्टम्स, सोशल इविल्स, द ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड सुपरस्टिशंस, मतलब अंधविश्वास। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो ही हैज़ प्रूव्ड दैट लिटरेचर इज़ ए मिरर ऑफ सोसाइटी। इस प्रकार से सेक्शन सी तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन डी पर। उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और ज़ोरदार तरीके से इसे शेयर भी कर दीजिए। 40 नंबर का क्वेश्चन जो किताबों में है, जो किताबों में है उसके क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लगभग 40 शब्दों में प्रत्येक का दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी। सीमापुरी के निवासी कौन हैं। व्हाट डू दे डू फॉर देयर लिवलीहुड, वह अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं। तो देखिए द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी आर प्राइमरली इमाइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। सीमापुरी के निवासी प्राथमिक रूप से बांग्लादेश के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, बांग्लादेश के। हु सेटल्ड इन दिस एरिया इन 1971, जो 1971 में इस क्षेत्र में व्यवस्थित हो गए थे। दे लिव इन मेकशिफ्ट होम्स, वह अस्थाई बने हुए घरों में रहते हैं। विद मड स्ट्रक्चर्स, मतलब कीचड़ से, एंड रूफ्स मेड ऑफ टिन एंड ट्रिपोलियन, मतलब कीचड़ की दीवारें होती हैं, मिट्टी की दीवारें, और उसके ऊपर टिन या फिर त्रिपाल की छत होते हैं। फॉर, अब इसमें ये भी तो पूछा गया कि वो अपने जीविका के लिए क्या करते हैं। तो फॉर दियर लिवलीहुड, अपनी जीविका के लिए, दे इंगेज इन वेरियस इनफॉर्मल एक्टिविटीज़, वह विभिन्न अनौपचारिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं। मेनली रैग पिकिंग, मुख्य रूप से कूड़ा बीनना।
कलेक्टिंग रिसाइक्लेबल मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल और पेपर फ्रॉम गार्बेज। और जो पुनर्चक्रित पदार्थ हैं जैसे कि प्लास्टिक है, धातुएं हैं और कागज़ हैं, इन सबको कूड़े के ही मतलब ढेर से उठाते हैं, टू सेल एंड अर्न मनी, बेचते हैं और रुपए कमाते हैं। अथवा क्या कह रहा है बच्चों? अथवा कह रहा है कि व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में लाने के लिए क्या किया था? तो राजकुमार शुक्ला met Gandhi at the Lucknow session of the Indian National Congress in 1916। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में लखनऊ में मिला था। एंड शेयर्ड द ग्रीवेंसेस ऑफ द इंडिगो ग्रोवर्स, और नील उत्पादनकर्ताओं के दुखों को उसने उनसे साझा किया था। इनवाइटिंग हिम टू विजिट चंपारण, चंपारण में आने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हुए, टू विटनेस द मिजरीज ऑफ द पीजेंट्स फर्स्ट हैंड, सबसे पहले जो वहाँ पर किसान थे उनके संकटों को देखने के लिए उन्हें वहाँ पर आमंत्रित किया था। शुक्ला परसिस्टेड इन हिज एफर्ट्स, शुक्ला अपने कार्य में दृढ़ रहा। फॉलोइंग गांधी टू वेरियस प्लेसेस अंटिल ही फाइनली कन्विंस्ड हिम टू विजिट चंपारण इन 1917। गांधी जी का पीछा करता रहा जब तक कि गांधी जी 1917 में चंपारण आने के लिए उससे असहमत नहीं हो गए। गांधीज विजिट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, गांधी का मिलना ही चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ था। ए सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में, स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण आंदोलन का शुरुआत हो चुका था। अच्छा, बी नंबर, दोनों में से कोई एक करना था। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? बी नंबर कह रहा है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में बर्लिन के आदेश के कारण क्या क्या परिवर्तन था। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा परिवर्तन था। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल के लिए बर्लिन के आदेश ने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया था। कौन कौन सा परिवर्तन था? द यूजुअल हसल एंड बसल ऑफ स्कूल लाइफ केम टू ए स्टैंड स्टिल, मतलब जो प्रतिदिन का अक्सर का शोर शराबा स्कूल के जीवन में होता था वो उस दिन एकदम से शांत था। टीचर एम हैमेल बिकेम मोर सिंपैथेटिक, एम हैमेल अध्यापक और अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो गए, एंड पेशेंट और धैर्यवान हो गए विद हिज स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के साथ। व्हाइल द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन द क्लास, जबकि जो छात्र थे वो कक्षा में और अधिक आकर्षक हो गए, ध्यानपूर्ण हो गए, चौकन्नी हो गए। द विलेजर्स मतलब गाँववासी, हु ऑक्यूपाइड यूजुअली इम्पटी बैक बेंचेस, जो सीटें अक्सर खाली रहती थीं, शोड रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हैमेल, वह वहाँ पर अपना सम्मान दिखाने के लिए आए हुए थे और एम हैमेल को आभार प्रकट करने के लिए आए थे। रिग्रेटिंग नॉट अटेंडिंग स्कूल मोर ऑफन, इस बात का पछतावा करते हुए कि अब वह इसके बाद स्कूल में नहीं आ पाएंगे। इसके बाद में क्या है बच्चों? अथवा, मान लो उसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसी पाठ का क्वेश्चन है, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आशा है आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। एम हैमेल एम्फेसाइज्ड, एम हैमेल ने दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच भाषा थी वह विश्व की सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक स्पष्ट और सबसे अधिक तार्किक भाषा थी। ही स्ट्रेस्ड इट्स इम्पोर्टेंस एज ए की
टू फ्रीडम, उन्होंने इसे एक स्वतंत्रता की चाबी के रूप में इसके महत्व को बताया है। एंड अर्ज्ड हिज स्टूडेंट्स टू गार्ड इट, और अपने छात्रों से इसकी सुरक्षा का निवेदन किया। नेवर फॉरगेटिंग इट, कभी ना भूलने का निवेदन किया। एमिडेस्ट द प्रूसियन ऑक्यूपेशन, जब पर्सिया का उस पर अधिकार हो गया था उसके बीच में। हैमेल ने ये भी दिखाया दैट एज लॉन्ग एज पीपुल हेल्ड ऑन टू दियर लैंग्वेज, कि जब तक लोग अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, दे हेल्ड द की टू दियर फ्रीडम, वह अपनी स्वतंत्रता की चाबी पर समझ लो पकड़ बनाए हुए हैं। कंपेयरिंग इट टू ए मीन्स ऑफ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ऑपरेशन, इसे एक मतलब शोषण से स्वतंत्र होने की तुलना के रूप में करते हुए उन्होंने इसे बताया है। अब देखते हैं बच्चों 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। आप किसी भी एक प्रश्न का, नीचे दिए गए किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में दे दीजिए। तो चलिए दे देते हैं। व्हाट डिड गांधी जी डू टू चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। प्लाइट मतलब स्थिति हो जाएगा। गांधी जी ने चंपारण के किसानों की स्थिति को परिवर्तित करने के लिए क्या किया। चलो देख लेते हैं क्या किया था गांधी जी ने। गांधी ट्रांसफॉर्म्ड द लिव्स ऑफ चंपारण पीजेंट्स, गांधी जी ने चंपारण के किसानों के रहन सहन को परिवर्तित कर दिया था। क्या किया था? तो चंपारण के जो किसान थे उनके रहन सहन को परिवर्तित कर दिया। कैसे? थ्रू सेवरल की एक्शन, मतलब कई मुख्य क्रियाकलापों से। ही ऑर्गेनाइज्ड एंड एजुकेटेड देम, उन्होंने उन्हें संगठित किया और शिक्षित किया। अबाउट दियर राइट्स, अब उनके अधिकारों के बारे में। लीडिंग पीसफुल प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो कल्टीवेशन सिस्टम, जो मतलब एक शोषणकारी नील उत्पादन की प्रथा थी, उसके विरुद्ध शांतिपूर्वक विरोध करने को उन्होंने बताया। इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जो अंग्रेजी जमींदारों के द्वारा शुरू किया गया था। गांधी कंडक्टेड थ्रू इन्वेस्टिगेशंस, गांधी जी ने जांच के माध्यम से कार्य शुरू किया। इनटू दियर ग्रीवेंसेस, उनके दुखों के बारे में। गैदरिंग एविडेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उनकी बर्बादी, उनके संकटों के क्या कहते हैं, साक्ष्यों को इकट्ठा करने लगे। एंड नेगोशिएटेड विद ब्रिटिश अथॉरिटीज़ टू रिकॉग्नाइज द पीजेंट्स राइट्स, और किसानों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वहाँ के सरकारी अधिकारियों से, अंग्रेज अधिकारियों से मिलने लगे। His efforts led to the abolition of तिनकठिया सिस्टम, उनका प्रयास, उनके कार्यों ने जो तिनकठिया प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया। Where peasants were forced to grow indigo on a portion of their land, जहाँ पर किसान अपनी जमीन के एक भाग पर नील बोने के लिए, नील का उत्पादन करने के लिए मजबूर किए जाते थे। द चंपारण एग्रेरियन एक्ट ऑफ 1918 वाज पास्ड, 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित किया गया। प्रोवाइडिंग रिलीफ टू फार्मर्स, किसानों को आराम प्रदान करते हुए। एंड मार्किंग ए सिग्निफिकेंट विक्टोरी फॉर गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया, और गांधी जी के भारत में पहले सत्याग्रह आंदोलन की सफलता को भी, जीत को भी, महत्वपूर्ण जीत को दिखाते हुए पास किया गया। गांधीज वर्क इन चंपारण, चंपारण में गांधी जी का कार्य आल्सो हैड ए प्रोफाउंड सोशल इम्पैक्ट, का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव रहा। ही ओपनड स्कूल्स इन 6 विलेजेस, उन्होंने 6 गाँवों में स्कूल खोला। प्रमोटेड सैनिटेशन एंड हाइजीन, स्वास्थ्य और स्वच्छता को विकसित किया, सुधारा।
एंड अपॉइंटेड ए डॉक्टर टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक डॉक्टर को नियुक्त किया। दिस मूवमेंट एम्पावर्ड पीजेंट्स, इस आंदोलन ने किसानों को शक्तिशाली बनाया। लिबरेटिंग देम फ्रॉम फियर एंड एक्सप्लॉयटेशन, उन्हें शोषण और भय से मुक्त कराया। एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर इंडियाज ब्रॉडर फ्रीडम स्ट्रगल, और भारत के विस्तृत संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम में जमीनी स्तर पर कार्य किया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन बी वाला, मतलब दोनों में से एक करना है। बी वाला कह रहा है व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने अपने पानी के भय को जीतने के लिए क्या किया था? विलियम डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर, विलियम डगलस ने अपने पानी के भय को जीतने का निर्णय लिया। कैसे? बाय लर्निंग हाउ टू स्विम, तैरना सीख करके। ही इंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक शिक्षक नियुक्त किया। एंड प्रैक्टिस्ड स्विमिंग रेगुलरली, और नियमित रूप से तैराकी का अभ्यास करते रहे। ग्रेजुअली बिल्डिंग हिज कॉन्फिडेंस, पूरी तरीके से अपने आत्मविश्वास को विकसित करते हुए इन द वाटर, पानी में उतरते रहे। थ्रू परसिस्टेंस, मतलब इस दृढ़ता से, एंड डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ता और निश्चय के साथ, डगलस एम्ड टू कॉन्क्वर हिज फोबिया, फोबिया मतलब भी डर होता है, डगलस ने अपने डर को जीतने का लक्ष्य बनाया। इवेंचुअली बिकमिंग ए स्किल्ड स्विमर, सौभाग्य से एक कुशल नाविक मतलब तैराक बनते हुए। एंड ओवरकमिंग द फेयर दैट हैड लॉन्ग ट्रेवल्ड हिम, और अपने उस भय को जीत लिया जो जिसने उन्हें बहुत लंबे समय तक प्रभावित किया था, डराया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए अंश को पढ़िए केयरफुली, ध्यानपूर्वक। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, स्वतंत्रता की एक वस्तु हमेशा के लिए प्रसन्नता की वस्तु होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसका प्यारापन बढ़ता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी तुच्छता में नहीं जाता है। बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस, बल्कि हमारे लिए एक शांति कुंज का निर्माण करता है। एंड एक स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और प्यारे सपनों से भरी हुई एक नींद लाता है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और अच्छा स्वास्थ्य देता है और शांत सांसें देता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर ए इसमें कह रहा है व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक स्वतंत्रता की वस्तु के बारे में कवि की क्या भावनाएं हैं। द पोएट फील्स, कवि महसूस करता है, दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय, कि सुंदरता की एक वस्तु आंतरिक प्रसन्नता की स्रोत होती है। प्रोवाइडिंग पीस, शांति प्रदान करते हुए। ट्रैंक्विलिटी एंड हैप्पीनेस, मतलब संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करते हुए। द पोएट इज डीपली एप्रिसिएटिव एंड रेवरेंट टुवर्ड्स ब्यूटी, कवि बहुत अधिक प्रशंसक है और पसंद करने वाला है सुंदरता को। बिलीविंग, विश्वास करते हुए, इट हैज़ ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन वंस वेलबींग, कि ये इसमें किसी के भी अच्छाइयों, किसी को अच्छा बनाने के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली प्रभाव है। बी नंबर कह रहा है व्हाई द पोएट सेज, कवि क्यों कहता है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि ये कभी भी तुच्छता में नहीं बदलेगी। तो भैया द पोएट सेज, कवि विश्वास मतलब कहता है दिस, ऐसा, बिकॉज दे बिलीव, क्योंकि वे विश्वास करते हैं, दैट द ब्यूटी ऑफ समथिंग इज टाइमलेस एंड इंड्योरिंग, कि किसी भी वस्तु की सुंदरता समयहीन है, कोई नहीं बता सकता कि कब तक उसका समय है, और सतत है। ए ब्यूटीफुल थिंग लीव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन, एक सुंदर वस्तु एक कभी ना मिटने वाला प्रभाव डालती है।
प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग जॉय एंड सोलेस, जो मतलब निरंतर प्रसन्नता और संतुष्टि प्रदान करता है। एंड इट्स इम्पैक्ट नेवर ट्रूली फेड्स अवे, और इसका प्रभाव वास्तव में कभी भी समाप्त नहीं होता है। सी नंबर क्या कह रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बोअर? आप बोअर का मतलब क्या समझते हैं? तो ए बोअर इज ए शेड्यूल्ड शेडेड स्पॉट, मतलब एक शांति कुंज, एक छायादार जगह होता है, ऑफन क्रिएटेड बाय ट्रीज और वाइन्स, जो अक्सर पेड़ों या लताओं से बना होता है। प्रोवाइडिंग ए पीसफुल एटमॉस्फेयर, जो एक शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करता है, बनाता है, प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी भी एक कविता का आप केंद्रीय भाव लिखिए। तो कीपिंग क्वाइट है, या फिर माई मदर एट 66 है, या आंट जेनिफर्स टाइगर्स है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ किसी भी 3 पोएम का याद कर लीजिए, इसीलिए मैं हर उसमें एक पोएम का करवा दिया करता हूँ। क्या है? कीपिंग क्वाइट का हम लोग देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ पाब्लो नेरूडाज पोएम कीपिंग क्वाइट इज, मतलब पाब्लो नेरूडा के कीपिंग क्वाइट कविता का केंद्रीय भाव है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आत्मबोध का महत्व, साइलेंस मतलब शांति का महत्व, एंड स्टिलनेस इन ये केओटिक वर्ल्ड, और इस शोर शराबा युक्त संसार में गंभीरता के महत्व को बताना है। द पोएट एडवोकेट्स फॉर ये मूवमेंट ऑफ कलेक्टिव क्वाइट्यूड, मतलब कवि एक क्षण के लिए पूरे शांति को इकट्ठा करने के लिए कहता है। वेयर पीपुल कैन पॉज, जहाँ लोग रुक सकते हैं, रिफ्लेक्ट प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब अपने आत्मबोध को कर सकते हैं, एंड कनेक्ट विद दियर इनर सेल्फ्स, और अपने अंतरात्मा से जुड़ सकते हैं। दिस साइलेंस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, ये शांति केवल शोर की समाप्ति नहीं है, बट ये कैटालिस्ट फॉर सेल्फ अवेयरनेस, बल्कि आत्म जागरूकता की एक उत्प्रेरक है। अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी, मतलब समझ और एकता की जरूरत है। नेरूडा सुझाव देते हैं दैट बाय कीपिंग क्वाइट, की शांत रह करके वी कैन मोमेंटरली हाल्ट डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, हम जो विनाशकारी क्रियाकलाप हैं उनको रोक सकते हैं। फॉस्टर एम्पैथी मतलब जो रिक्तता है उसको पूरा कर सकते हैं। एंड रीडिस्कवर और शेयर्ड ह्यूमैनिटी, और अपनी बटी हुई मानवता को पुनः खोज सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो चलिए भैया देख लेते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है? हु वाज हैना, हैना कौन थी? और हाउ डिड सी मीट सदाओ, व सदाओ को कैसे मिली? हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ हाकी, एक जापानी सर्जन। हना डॉक्टर सदाओ हाकी एक जापानी सर्जन की पत्नी थी। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह अमेरिका में सदाओ को मिली। स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर यानी प्रवक्ता के घर पर, जो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स विदेशी छात्रों को इकट्ठा करना चाहता था, उसके उस कार्यक्रम में वह उन्हें मिली थी। अब देखते हैं बच्चों, इसमें अथवा भी है। अथवा, व्हाट विल महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, महाराज 100 मतलब जो उनके आवश्यक संख्या थी बाघों को मारने की, उसके लिए वे क्या करेंगे? तो द महाराज डिटरमाइंड टू किल ये 100 टाइगर्स, महाराज ने 100 बाघों को मारने का निर्णय लिया था। टुक ड्रेस्टिक मेजर्स टू अचीव हिज गोल, और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए साहसपूर्ण उन्होंने कार्य किए थे। ही बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, उन्होंने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया।
allowing only himself to hunt tigers, ये बताते हुए कि वे केवल स्वयं बाघ को मारेंगे। दिस इंश्योर्ड, ये विश्वास दिलाता है दैट ही हैड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द टाइगर पॉपुलेशन, कि बाघों की जनसंख्या पर उनका एकाधिकार था। इंक्रीजिंग हिज चांसेस ऑफ रीचिंग हिज टारगेट, जिससे अगर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाते बाघ तो वो अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के अवसर ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ जाता। अब देखते हैं बच्चों, इसका बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है व्हाट इज दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, वो क्या चीज़ थी जो डेरी को उसके स्वयं के सिवाय मिस्टर लैम्ब के पास आकर्षित कर गई, खींच कर ले गई। डेरी एक कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबल्ड कैरेक्टर, डेरी एक मिश्रित और परेशान पात्र है। इज ड्रॉन टू मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के पास खींचा चला जाता है डिस्पाइट हिज इनिशियल रेसिस्टेंस, उसके आंतरिक प्रतिरोध के बाद भी। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, इस अप्रत्याशित लगाव के लिए कई तथ्य हैं। कौन कौन से तथ्य हैं, चलो देख लेते हैं। एक तो काइंडनेस एंड एक्सेप्टेंस, मतलब दयालुता और स्वीकृति। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, उसके अंदर कोई भी निर्णायक कह सकते हैं भाव नहीं था। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन, अपने दर्द के अनुभव को साझा करना। लैम्स पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, लैम्ब का धैर्य और समझने की क्षमता। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना भैया। अथवा में क्या कह रहा है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ था। द थर्ड लेवल वाज ए माइस्ट्रियस सीक्रेट लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो तृतीय तल था ये एक रहस्यमयी तल था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। ए मेजर रेलवे स्टेशन इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। इट वॉज सिचुएटेड बेनीथ द एग्जिटिंग टू लेवल्स ऑफ द स्टेशन, ये उस स्टेशन के दो तल के नीचे, उस स्टेशन के दो तल के नीचे स्थित था। which were bustling with people and trains, जो लोगों और ट्रेनों से शोर शराबा युक्त था। द थर्ड लेवल, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। द थर्ड लेवल वाज एन ओल्ड डिमली लिट, मतलब जो तृतीय तल था वो पुराना, थोड़ा सा प्रकाशित या मध्यम प्रकाश वाला एंड क्वाइटर एरिया और शांत क्षेत्र था। सीमिंगली फ्रोजन इन टाइम, जैसे वो समय के साथ साथ जम गया हो। विथ फीचर्स लाइक ओल्ड फैशनड लोकोमोटिव, पुराने तरीकों के उसमें गुण कौन कौन से थे, तो पुराने तरीके के इंजन थे, गैस लैम्प, गैस के प्रकाश थे, एंड ये डिफरेंट एटमॉस्फेयर, और एक अलग वातावरण वहाँ का था। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप लगभग 80 शब्दों में दे दीजिए भैया। तो चलिए क्या है, हु वाज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन थे। हाउ डिड ही मीट, वो कैसे मिले। एंड मेरी हना, और हना से शादी कैसे की, मतलब डॉक्टर सदाओ कौन थे, वह हना से कैसे मिले और शादी की। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, हाकी, हना डॉक्टर सदाओ हाकी की पत्नी थी। ए जापानी सर्जन, एक जो जापानी सर्जन है। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह सदाओ को अमेरिका में मिली थी। स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर के द्वारा, अमेरिकी प्रवक्ता के द्वारा सभी विदेशी छात्रों को अपने घर पर आमंत्रित करने के दौरान वह मिली थी। सदाओ हु वाज स्टडीइंग सर्जरी इन द यूनाइटेड स्टेट, सदाओ जो यूनाइटेड स्टेट में सर्जरी का अध्ययन कर रहा था। वेटेड टू कन्फर्म हनाज प्योर जापानीज रूट्स, मतलब हना के मूल शुद्ध जापानी होने के तक इंतजार किया, मतलब जांच करने के लिए, विश्वास करने के लिए। बिफोर फॉलिंग इन लव विथ हर, उसके प्रेम में पड़ने से पहले उसने इस बात का इंतजार किया और जांच की कि क्या ये वास्तव में पूरी तरीके से जापानी है। नोइंग हिज फादर वुड अप्रूव ऑफ दियर यूनियन, ये जानते हुए कि उनके पिता उसके
उन्हें केवल उनके उस साथ को तभी अनुमति देंगे, ओनली इफ शी वाज जापानीज, केवल यदि वह जापानी होती। दे गॉट मैरिड इन जापान, उन्होंने जापान में शादी कर ली, विद सदाओज फादर्स कॉन्सेंट, सदाओ के पिता की अनुमति से, फॉलोइंग ट्रेडिशनल जापानीज कस्टम्स, मतलब जापानी पारंपरिक जापानी रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने शादी कर ली। अब देखते हैं बच्चों बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल क्या प्रदर्शित करता है, तृतीय तल क्या प्रदर्शित करता है। तो भैया द थर्ड लेवल रिफर्स टू ए माइस्ट्रियस हिडन लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल है ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक रहस्यमयी छुपा हुआ तल प्रदर्शित करता है। सिंबोलाइजिंग एन एस्केप रूट, एक बचने का भागने का मूल रास्ता दिखाता है, फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब वर्तमान समय की जो संकट हैं, संघर्ष हैं और तनाव है उससे बचकर भागने का रास्ता दिखाता है। इट इज़ ए गेटवे टू द पास्ट, ये अतीत के लिए एक मार्ग है, स्पेसिफिकली टू गैलिसबर्ग, विशेष रूप से गैलिसबर्ग इलिनॉइस का इन 1894 1894 में, रिप्रेजेंटिंग ए सिंपलर मोर पीसफुल इरा, जो एक अधिक साधारण और अधिक शांतिपूर्ण युग का प्रदर्शित करता है। द थर्ड लेवल सर्व्स एज मेटाफर फॉर, ये मतलब जो रूपक के रूप में लिया गया, क्या क्या है, एस्केप मतलब भागना, ए मीन्स टू फ्ली द प्रेशर ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, मतलब वर्तमान जीवन के दबावों से भाग जाना। नोस्टाल्जिया मतलब ए लॉन्गिंग फॉर ये बाईगॉन इरा, एक बीते हुए क्षेत्र में यानी काल्पनिकता, बीते हुए क्षेत्र में पुनः रहना, परसीव्ड एज मोर आइडियलिक, मतलब जो बहुत अधिक आपके विचारों में विद्यमान रहता है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, चार्ली के कल्पना का एक क्या है, चार्ली के कल्पना का एक उत्पादन, ब्लरिंग रियलिटी एंड फैंटासी, जो वास्तविकता और काल्पनिकता को एक दूसरे में धूमिल करता है। द इनिग्मेटिक लेवल स्पार्क्स क्यूरियोसिटी, ये जो एक मतलब तात्कालिक तल है या कह सकते हैं मतलब जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी बिना किसी सोच के उत्सुकता, इनवाइटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ इट्स सिंबोलिज्म, इसके प्रतीक के विस्तार को दर्शाती है, एंड सिग्निफिकेंस इन द स्टोरी, और इस कहानी में क्या करती है, इस कहानी में उसके महत्व को दर्शाती है। तो बच्चों आप लोग निरंतर अंत तक जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मान लीजिए, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कहा भी जाता है कि जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो बच्चों अपने इरादों में जीत की गूंज को बनाए रखिए, जुनून को बनाए रखिए, और उस जुनून के अकॉर्डिंग आप परिश्रम करते रहिए। यकीन मानिए आप बिल्कुल सफल होंगे, 100% आप बढ़िया करेंगे पेपर में, और आपका दावा है 95% प्लस आप लोग लेकर के आ सकते हैं अगर आप ज़बरदस्त मेहनत करते रहते हैं तो। चलिए, अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करते रहें, क्योंकि आपका सुझाव ही मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।